Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. बैक्टीरिया को पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट के लेक्चर में। उसमें हमने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। आज हम लोग जो बैक्टीरिया होता है उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया का एक सेल होता है उसमें क्या क्या ऑर्गेनेल्स और किस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो सेल्स हैं वो उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक लेवल का है। मींस बहुत प्रिमिटिव होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया की बॉडी होती है वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर। मीन्स सिर्फ एक सेल की बॉडी होती है, सिर्फ एक सेल से मिलके बनी हुई बॉडी होती है। तो जब से सिर्फ एक सेल होगा तो इनमें कोई भी ऑर्गन लेवल का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद ये एंशियंट है, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम से अर्थ पे प्रेजेंट है। उसके बाद प्रिमिटिव है, जो सबसे पहले अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे वो बैक्टीरिया ही हैं। ठीक है, तो ये तो बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब इसके सेल की स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये है एक बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया का सेल है उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बैक्टीरियल सेल। पहले हम लोग वो पार्ट्स देख लेते हैं, फिर आपको स्ट्रक्चर प्रॉपरली समझ आएगा। अब जो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक तो सेल एनवेलप, जो सेल की कवरिंग है। उसके बाद कवरिंग के अंदर का जो अंदर का स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल और न्यूक्लियस के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये तो है साइटोप्लाज्म, एक तो पार्ट ही साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, और दूसरा पार्ट हो गया ये जो सेल वॉल है, सेल एनवेलप है वो। तो जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल एनवेलप होती है, जो सेल कवरिंग होती है, वो 3 लेयर्स की होती है। ठीक है, तो 3 लेयर की कवरिंग बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होती है। जो सेल है, जो सेल की आउटर आउटर कवरिंग है वो 3 लेयर से ढकी हुई होती है। अब वो जो 3 लेयर है वो क्या क्या है? सबसे पहली है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी है सेल वॉल और तीसरी है सेल मेम्ब्रेन। तो ये इस तरह की कवरिंग प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की सेल में। उसके बाद साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फूड स्टोरेज होता है जिसमें इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल एनवेलप को देखेंगे। उसके बाद उसमें जो 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब बैक्टीरिया के सेल को देखो, ये है एक बैक्टीरिया का सेल। अब देखो क्या हमने पढ़ा था कि दो पार्ट में बॉडी इनकी डिवाइडेड है, सेल डिवाइडेड है, बॉडी नहीं बोलेंगे। जो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो ये जो बाहर की कवरिंग है ये, ठीक है, ये जो कवरिंग है 3 लेयर्ड की, ये कवरिंग जिसको बोलेंगे सेल एनवेलप। ठीक है, सेल एनवेलप की 3 लेयर है। सबसे पहली है कैप्सूल जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी बोल देते हैं, दूसरी है सेल वॉल और तीसरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तो सारी हो गई सेल कवरिंग की बात। उसके बाद अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे सबसे पहले जो अंदर का ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस तरह से, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड को हम मेन जीनोम बोलेंगे या जीनोफोर भी बोल सकते हैं। ये बैक्टीरिया का मेन जीनोम है। ठीक है, एक इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेन है उसको हम बोलेंगे मेन जीनोम और जो एक्स्ट्रा है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इसके अलावा अब साइटोप्लाज्म में देखो, साइटोप्लाज्म क्या था? न्यूक्लियस और उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच जो चीज़ें प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म हो गया। तो अब सेल एनवेलप की भी बात हो गई, न्यूक्लियस की भी बात हो गई। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। ठीक है, डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा। ये चीज़ याद रखनी है कि जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, अब बात आई साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो, स्टोर होता है फूड, तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है, फ्री ओजाइम प्रेजेंट होते हैं, फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोसोम्स क्या है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ही अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, इनका अंदर ही इंक्लाइनेशन हो जाता है जिसको हम मीजोसोम्स बोलते हैं। अंदर मैसेंजर आरएनए भी प्रेजेंट है और बहुत सारे राइबोसोम्स एक दूसरे में इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? पॉलीसोम्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर हो गए साइटोप्लाज्म के। अब ये जो जो बाहर का
ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल में बहुत सारे अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो उसमें से पहला क्या है, फिम्बरी, जिसको हम बोलते हैं पिलाई। ठीक है, तो पिलाई ये इस तरह से, ये बाहर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बाहर जो कैप्सूल है उससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक, और एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला, तो फ्लैजिला का क्या काम है, मूवमेंट कराना। तो इस तरह से सेल का जो बैक्टीरिया है उसके सेल का स्ट्रक्चर होता है। एक बार और देखो कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेल एनवेलप और एक साइटोप्लाज्म। अब सेल एनवेलप कैसा होता है, 3 लेयर्ड होता है। सेल एनवेलप में 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली इज कैप्सूल, सेकेंड इज सेल वॉल और थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो कैप्सूल होती है, कैप्सूल में कुछ कुछ अपेंडेजेस या एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उससे जुड़े हुए होते हैं। पहला है फिम्बरी और दूसरा है फ्लैजेला। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गए कैप्सूल के। उसके बाद आती है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि कोई कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल बैक्टीरिया का सेल है उसके अंदर को डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका अंदर को इंक्लाइनेशन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे मीजोजोम्स। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। उसके बाद और बॉडीज क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे फूड स्टोर होता है, ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होते हैं, और फ्री ऊजाइम प्रेजेंट होते हैं, फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होते हैं और पॉलीसोम्स। इस तरह के स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें रेस्पिरेटरी चेन्स भी प्रेजेंट होती हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरियल सेल का। जो ये वही जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है, मेन जीनोम होता है और इसको बोलते हैं जीनोफोर। जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा भी एक प्रेजेंट होता है डीएनए जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो यही हमने क्या पढ़ा कि जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइड है, सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म। सेल एनवेलप 3 लेयर का होता है, ग्लाइकोकैलिक्स जिसको हम कैप्सूल भी बोल देते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म में फूड स्टोरेज होता है, किस किस फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी के। ठीक है, अब उसके बाद जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर पढ़ा था उसी की ही डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो जो बॉडी है वो वही फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। एक स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या है, फ्लैजिला है, पिलाई है, कैप्सूल्स हैं, सीड्स हैं, प्रोस्थेसी और स्टॉक्स हैं और सेल वॉल है। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल टू सेल वॉल प्रेजेंट हैं। उसके बाद इंटरनल टू सेल वॉल, सेल वॉल के भीतर क्या क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल के अंदर की साइड बात करें तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देंगे। उसके बाद इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन एंड वैक्यूल्स। इंक्लूजन में क्या होता है, बॉडी जो स्टोरेज फूड है वो स्टोर होता है। उसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल। अब बैक्टीरिया का न्यूक्लियर मटेरियल कैसा है, डीएनए है, और कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, और कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब उसके बाद एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली लेयर है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। जो सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो दो चीज़ें बनाती है, एक तो कैप्सूल और दूसरा है स्लाइम लेयर। कैप्सूल कैसी है, थिक है और टफ है। ये किससे मिलके बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से। और जहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट होता है वैसे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। और कैसी कॉलोनी बनाते हैं, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप बैक्टीरिया। ठीक है, तो कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया कैसे कॉलोनी बनाएंगे, एस टाइप, मीन्स स्मूथ बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाएंगे। अगर स्मूथ कैप्सूल एब्सेंट है तो बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसे होगी, आर टाइप, जिसको हम बोलेंगे रफ टाइप बैक्टीरियल कॉलोनी। तो ये कब बनती है, जब कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद जो दूसरी कवरिंग है ग्लाइकोकैलिक्स की ही जो दो पार्ट है उसमें जो दूसरा पार्ट है वो है स्लाइम लेयर। अब स्लाइम लेयर में क्या होता है, जैसे कैप्सूल थिक है और टफ है, बट स्लाइम लेयर कैसी है, लूज है। स्लाइम वर्ड से ही जहाँ पे भी स्लाइम वर्ड आएगा वहाँ पे क्या होगा, वो लूज होगा। जैसे स्लाइम भी देखी होगी आप लोगों ने, तो वो एकदम लूज लूज रहती है, तो उसी तरह स्लाइम लेयर जो होती है वो भी लूज होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं वो कैसे लूजली अरेंज्ड होते हैं।
और ये भी पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी है, और ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो ये तो हो गए ग्लाइकोकैलिक्स के दो पार्ट। अब ग्लाइकोकैलिक्स का ही जो है आउटर कवरिंग, उसमें सरफेस अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं। जो बैक्टीरिया की सरफेस है उसमें कुछ कुछ चीज़ें निकली हुई हैं, जैसे पिलाई और फ्लैजेला। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, इनको बोलेंगे सरफेस अपेंडेजेस। अब अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला कैसा होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी होती है, 4 to 5 माइक्रोमीटर, डायमीटर है 20 माइक्रोमीटर। उसके बाद इसकी बॉडी 3 पार्ट से डिवाइडेड है। सबसे पहला है बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट है हुक, और तीसरा है सॉफ्ट फिलामेंट, जो किस पेयर में होता है, 4+4 पैटर्न के। अब इसकी बॉडी देखो, फ्लैजेला का काम क्या है, मूवमेंट कराना, सबसे मेन फंक्शन। अब फ्लैजेला की बॉडी अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे फिलामेंट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हुक, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेसल बॉडी। तो बेसिकली जो फ्लैजेला है उसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, ये जो बेसल बॉडी है इसके अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में अलग अलग होंगे। फिलहाल फ्लैजेला में क्या अरेंजमेंट होता है, 4+4 का। ठीक है, उसके बाद अब अगर पिलाई की बात करें तो पिलाई कैसे है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे इनको हम क्या बोलेंगे, पिलाई। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन भी है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। अब दो तरह के पिलाई होते हैं, एक लॉन्गर पिलाई और एक शॉर्टर पिलाई। जो लॉन्गर पिलाई हैं उनको हम बोलेंगे सेक्स पिलाई, और जो शॉर्टर पिलाई हैं उनको हम बोलेंगे इन्फेक्टेड पिलाई। अब सेक्स पिलाई दो तरह के होते हैं फर्दर, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव होता है मेल, और एफ नेगेटिव को हम क्या कंसिडर करते हैं, फीमेल। ठीक है, उसके बाद शॉर्टर पिलाई को क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड पिलाई। ये जब भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है तो ये जो पिलाई है अटैचमेंट के लिए काम करता है। जैसे जिस भी बॉडी सरफेस पे या जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल पे जाके अफेक्ट करना है, बॉडी पे जाके अफेक्ट करना है, चिपकना है, तो ये पिलाई की मदद से वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो काम हो गया पिलाई का। अब पिलाई में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का मोनोमर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ही यूनिट प्रेजेंट होती है प्रोटीन की। ओके, तो ये तो बात हो गई फ्लैजिला की और पिलाई की। अब जो सेकंड कवरिंग है वो क्या है, सेल वॉल। ठीक है, पहली कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स हम लोगों ने कवर कर ली। क्या पढ़ा कि ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह की होती है, कैप्सूल और स्लाइम मोल्ड। ठीक है, उसके बाद सरफेस अपेंडेजेस पढ़े, वो भी दो तरह के होते हैं, पिलाई और फ्लैजेला। अब हम दूसरी कवरिंग पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूरिन। ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूरिन से मिलके बनी होती है। अब म्यूरिन क्या है, एक टाइप का म्यूकोपेप्टाइड है जहाँ पे NAG और NAM की जो मात्रा है वो एकदम बराबर होगी। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि रिजिड है और किससे बना है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। अब एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम। अब क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करी थी। इन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया को स्टेन करा था, मीन्स उनको रंगा था बाय यूजिंग क्रिस्टल वायलेट। अब क्रिस्टल वायलेट का यूज़ करके इन्होंने बैक्टीरिया को कलर किया या स्टेन किया। ठीक है, उसमें कलर प्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब क्रिस्टल वायलेट यूज़ किया तो वायलेट कलर का था, तो बैक्टीरिया ने क्या किया, इसका वायलेट या पिंक कलर अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया, और उनकी जो शक्ल थी वो कैसी हो गई, पिंक या पर्पल इन कलर हो गई। ठीक है, इतना होने के बाद इन्होंने दूसरा स्टेप क्या किया, अब वो जो कलर्ड बैक्टीरिया थे पिंक या पर्पल कलर के, उनको वॉश किया एसीटोन की मदद से। ठीक है, एसीटोन की मदद से जब उनको वॉश किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे रहे कि जहाँ पे कलर जो है रिटेन रहा, वो पिंक के पिंक ही रहे, पर्पल के पर्पल ही रहे, उनका कलर धुला नहीं। बट कुछ बैक्टीरिया उनको ऐसे मिले जिसमें कलर रिटेन नहीं रहा, उनका कलर वॉश हो गया और वो विदाउट कलर रह गए। तो इन्होंने क्या कहा कि जिनमें कलर रह गया वो तो हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिनमें कलर ख़त्म हो गया वो हैं ग्राम नेगेटिव। इनके ही नाम पे जिनमें रह गया वो पॉजिटिव और जिनमें कलर नहीं रहा वो नेगेटिव। तो उन्होंने दो तरह के बैक्टीरिया बताए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे।
तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो हैं जिनमें स्टेन रिटेन रहा, जो कलर उन्होंने डाला क्रिस्टल वायलेट से वो कलर इनमें रिटेन रहा, एसीटोन के यूज़ करने के बाद भी वो कलर हटा नहीं। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो डू नॉट रिटेन स्टेन, जिन्होंने जो स्टेन है उन्होंने उसको रिटेन नहीं किया और वो कलरलेस हो गए एसीटोन से धुलने के बाद। ठीक है, अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डू नॉट अफेक्ट बाई काउंटर स्टेन। अब इन्होंने एक काउंटर स्टेन भी यूज़ किया था जिसका नाम था सेफरनियन या सेफरनिन। ठीक है, इसको बोलेंगे सेफरनिन। सेफरनिन एक काउंटर स्टेन है जो उन्होंने दोबारा यूज़ किया कि शायद इसे यूज़ करने के बाद कलर हट जाए। तो अगर इन्होंने जब सेफरनिन यूज़ किया था तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे फिर भी कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने फिर भी कलर को स्टेन करा, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे वो इससे अफेक्ट हो गए और जो रहा बचा कलर था वो भी निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, बट ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो थिन है। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कैसे हैं, सिंगल लेयर्ड सेल वॉल, बट ग्राम पॉजिटिव जो है वो कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव कैसे हैं, डबल लेयर्ड सेल वॉल। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कैसे हैं, सिंगल लेयर्ड है, बट ग्राम नेगेटिव कैसे हैं, डबल लेयर्ड हैं। ग्राम पॉजिटिव की आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, बिल्कुल एब्सेंट होती है, कोई आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, बट ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट यहाँ पे कितना होता है, 70 से 80%, बट यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन का कंटेंट बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है और डबल लेयर्ड सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, लिपिड कंटेंट भी लो होता है, बट ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट हाई होता है। ग्राम पॉजिटिव में टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में डाई अमाइनो पाइमेटिक एसिड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे पोरिन प्रोटीन एब्सेंट होता है। अब इसकी फ्लैजिला की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास 2 पेयर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट, मतलब जो फ्लैजिला एक होता है बट उसमें जो नीचे मैंने अभी फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में क्या बताया था, जो बेसल पार्ट्स होते हैं उसमें जो रिंग का अरेंजमेंट होता है वो 2 पेयर होते हैं सिर्फ। ठीक है, और वो कैसे होते हैं, एस और एम टाइप के। बट ग्राम नेगेटिव में 4 पेयर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, मीन्स ये जो रिंग्स हैं उनके 4 पेयर प्रेजेंट होंगे इस तरह से, और कैसे टाइप की होंगी, एल पी और एस और एम दोनों टाइप के होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो मोस्टली ससेप्टेबल फॉर एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके लिए ससेप्टेबल होते हैं, बट जो ग्राम नेगेटिव हैं वो नॉट ससेप्टेबल फॉर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एक्सोटोनिन्स और ग्राम नेगेटिव रिलीज करते हैं एंडोटॉक्सिन्स। उसके बाद ये नॉन पैथोजेनिक हैं, ये कोई भी डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं और ये पैथोजेनिक है, ये डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस हो गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव के स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ग्राम नेगेटिव के इकोलाई और साल्मोनेला। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद जो हमारी थर्ड मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है, लिपोप्रोटीन से। ये कैसी है, सिलेक्टिव परमिएबल, कि सिलेक्टिव चीज़ों को ही परमिट करेगी अंदर एंटर के लिए और बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स होती हैं वो कुछ अंदर की तरफ भी चली जाती हैं जिनको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। तो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डेड इनर साइड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज मीजोसोम्स। अब मीजोसोम्स की डिस्कवरी की थी एफ जेम्स ने। ठीक है, अब मीजोसोम्स को माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस रखा जाता है क्योंकि मीजोसोम्स भी किसमें हेल्प करता है, एनर्जी की जनरेशन में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो मीजोसोम समझ आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा अंदर की तरफ इंक्लाइनेशन इज नोन एज मीजोसोम्स
ये एफ जेम्स ने डिस्कवर करा था और इसको माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस बताया है। एनालोगस मतलब ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। ठीक है, तो एनालोगस ऑर्गन्स वो होते हैं। अब जो मीसोसोम्स है वो भी दो तरह का होता है, पहला है पेरिफेरल और दूसरा है सेंट्रल। तो पेरिफेरल मीसोसोम वही होगा जो पेरिफेराई या आउटर कवरिंग की तरफ प्रेजेंट है, और सेंट्रल जो थोड़ा सेंट्रल में मतलब जो न्यूक्लियस की तरफ को थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, तो वो मीसोसोम्स क्या बोलेंगे, सेंट्रल मीसोसोम्स। तो वही डेफिनेशन है कि टूवर्ड्स पेरिफेराई पेरिफेरल मीसोसोम्स। इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन रेस्पायरेशन एंड सेल वॉल सिक्रीशन। उसके बाद सेंट्रल मीसोसोम्स क्या है, डीप टूवर्ड्स न्यूक्लियोइड, जो अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और स्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट है, इसलिए इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ये अगर मीसोसोम्स जो हैं, जैसे इस तरह से ये बैक्टीरिया का सेल है, ये अंदर ये न्यूक्लियोइड है, और अंदर जब ये मीसोसोम्स बने हैं तो ये इससे बिल्कुल डीप इंक्लाइंड है, इसकी टूवर्ड्स है। तो ये जब इतने अंदर धसे हुए हैं तो उनको बोलेंगे सेंट्रल मीसोसोम्स। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, डीएनए। बैक्टीरिया का डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। ठीक है, उसके बाद एक नोट करके डाल देना है कि इन साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमैटोफोर्स क्या करते हैं, उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक, अब उसके बाद आउटर कवरिंग की बात हो गई। जो बैक्टीरिया सेल था उसकी जो 3 कवरिंग थी, उन तीनों को पढ़ लिया हमने। जो उसमें पिलाई प्रेजेंट थी वो भी पढ़ ली हमने, जो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट था वो भी पढ़ लिया हमने। अब हमें क्या पढ़ना है, अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म इनका कैसा होता है, स्टैटिक होता है, रुका हुआ होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक, उसमें सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और किस टाइप का, 70S, जिसमें बड़ी सब यूनिट 50S की और छोटी सब यूनिट 30S की। इस तरह से राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है, छोटी वाली 30, बड़ी वाली 50, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और ये किससे मिलके बने होते हैं, RNA और प्रोटीन से। इनका फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब जो साइटोप्लाज्म है उसमें इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट हैं जो क्या करेंगी, स्टोर करेंगी फूड को। ठीक, तो इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में, बट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, साइनोफिसियन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन बॉडी की जगह। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसमें गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, बट BGA में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, बायोएनसी में हेल्प करते हैं, जो पानी है उसमें फ्लोटिंग करने में इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात आती है न्यूक्लियोइड की। हमने पहले ही क्या पढ़ाया कि जो बैक्टीरिया है उसके न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन सबके सब एब्सेंट होते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रेजेंट होता है छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। बट बैक्टीरिया में ना ही तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, नेकेड न्यूक्लियस होता है, ना ही तो स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और ना ही तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, बट इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। कैसा है, डीएनए। कैसा है, सर्कुलर। ठीक है, और कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। तो ये तो बात हो गई इसकी जेनेटिक मटेरियल की। अब इसमें हिस्टोन प्रोटीन तो प्रेजेंट नहीं होता है, बट क्या प्रेजेंट होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉलीअमाइंस। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होता है, मीन्स बैक्टीरिया डीएनए से डीएनए जब बनाता है, जब डीएनए बनाता है तो वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। मीन्स इसका जो स्ट्रैंड है, जो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है, उसमें एक स्ट्रैंड किसका होगा, जैसे ये न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट डीएनए। अब जब इससे न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड बनेंगे तो एक तो ये स्ट्रैंड होगा वो न्यू स्ट्रैंड होगा, और एक इसका स्ट्रैंड कैसा होगा, पेरेंट स्ट्रैंड होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है। उसके बाद प्लाज्मिड की बात करते हैं। प्लाज्मिड हमने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम या न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है। एक तो इसका जो मेन है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है, उसको तो उसको न्यूक्लियोइड बोल देंगे। ठीक है। बट जो एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। ये न्यूक्लियस से बाहर होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब जब हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं तब वहाँ पे देखते हैं कि एक जो पूरा डीएनए का पार्टिकल है उसमें कोई एक साइट ऐसी है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा, जिसको बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या ROP। तो वो जो ORI है ना वो ये प्लाज्मिड ही है। तो प्लाज्मिड क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ठीक है। तो ये जो टर्म है प्लाज्मिड, इट इज़ यूज्ड बाय लेडरबर्ग। लेडरबर्ग ने सबसे पहले प्लाज्मिड टर्म का यूज़ करा था। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है। छोटा है और कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है और कैसा है? सर्कुलर है। अब ये भी 3 तरह का होता है, आर फैक्टर, एफ फैक्टर और कोली फैक्टर। आर फैक्टर मीन्स रेजिस्टेंस फैक्टर। तो जहाँ पे आर फैक्टर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जो भी हार्श कंडीशन है उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा आर फैक्टर वाला प्लाज्मिड। अब जो एफ फैक्टर वाला प्लाज्मिड होता है इसको बोलते हैं हम फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर ये क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन का ट्रांसफ़र कराना है तो एफ फैक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद जो थर्ड है वो है कोली फैक्टर। कोली फैक्टर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कॉलिसिनोजेनिक सब्सटेंस, जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया को। तो ये कुछ ऐसे भी सब्सटेंस को रिलीज़ करता है जिससे दूसरे बैक्टीरिया को मार सकता है। ठीक है। अब अगर एफ प्लाज्मिड की बात करें तो अगर एफ, ये तो तीनों आर, एफ और कॉली फैक्टर, ये तीनों की बात हो गई। अब एफ फैक्टर में हमें एक चीज़ और पढ़नी है कि जो एफ प्लाज्मिड है ना, अगर उसको उसका जो इंटीग्रेशन है ना वो हम मेन जीनोम के साथ करा दें, ये तो एक्स्ट्रा है ना, एफ प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा है। अब जो मेन जीनोम है उसके साथ अगर हम इसको इंटीग्रेट करा दें तो ये क्या बन जाएगा? HFR, जिसको हम बोलेंगे हाई फर्टिलिटी रेट। यहाँ पे फर्टिलिटी का रेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। एक प्लाज्मिड और है जिसको हम बोलते हैं वायरुलेंट प्लाज्मिड। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये डिसीज़ कॉज करता है इन प्लांट्स, जैसे TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड। ये क्या करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में क्राउन गॉल डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है। ये TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये 2 प्लाज्मिड। अब इस बैक्टीरिया का ये जो प्लाज्मिड है ना, ये जिस प्लांट में इन्फेक्ट करेगा वहाँ पे क्या डिसीज़ करेगा? क्राउन गॉल डिसीज़। ठीक है। अब एक और प्लाज्मिड आता है जिसको बोलते हैं डिग्रेडेड प्लाज्मिड। ये कैसा है? सुपर वर्ग है, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है, जहाँ एक्सेस ऑयल होगा किसी जगह और उस इस तरह का अगर प्लाज्मिड वहाँ पे होगा तो इस तरह का बैक्टीरिया होगा जिसके पास डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होगा, तो वहाँ पे वो एक्सेस ऑयल को ईट कर लेगा। और क्या है, किस में प्रेजेंट होता है? स्यूडोमोनास पिट्यूकला। ठीक। ये कैसा है? पहला पोटेंशियल ऑर्गेनिज्म है और किस में यूज़ होता है? बायो रेमिडिएशन में। जैसे बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ट्रीटमेंट कराया जाता है, उसको हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। तो इस बैक्टीरिया के थ्रू अगर रेमेडी कराई जाएगी, इलाज कराया जाएगा, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड टर्म आता है एपिसोम। एपिसोम क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए। पूरा डीएनए तो प्लाज्मिड है। ठीक है। पूरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज प्लाज्मिड, बट उसका एक सेगमेंट अगर ले लिया जाए तो उसको हम बोलेंगे एपिसोम। अब ये जो टर्म है वो सबसे पहले जैकब और वॉलमैन ने यूज़ करा था।
ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई आपकी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में पूछिए, और बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, समझ में आया है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।